नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए जोड़िए हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई। आजकल सवालों के घेरे में अगर सबसे ज्यादा कोई है तो न्यायपालिका है। हालांकि जब मैं कहता हूं सवालों के घेरे में तो बहुत सारे साथी बाद में फोन करते हैं कि ये सवाल तो आप ही लोग खड़ा करते हो, बाकी तो कोई खड़ा करने की हिम्मत कर नहीं रहा है। तो खैर, हमारे सवाल तो अनवरत जारी हैं। हम गांधी जी के पुजारी हैं, इसीलिए हमारे सवाल अनवरत जारी हैं। गांधी जी सत्याग्रह करते थे। सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए आग्रह, यानी सच की फरियाद ही सत्याग्रह है। और कंटेम्प्ट क्या है? सविनय अवज्ञा ही कंटेम्प्ट है। अगर संविधान का जो मूल ढांचा है, संविधान की जो आत्मा है और रूह है, उसका कस्टोडियन अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाएगा तो सवाल तो और कड़ा उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर हम लगातार जब सवाल कर रहे हैं तो इस देश की लोअर कोर्ट्स में कुछ जज इतिहास रच रहे हैं। अभी संभल के सीजीएम का चैप्टर तो याद ही होगा। 48 घंटे हुए, योगी के लाडले पुलिस अफसर पर एफआईआर का आदेश दिया तो तबादला हो गया और सीजीएम से डिमोशन करके सिविल जज बना दिया गया। खैर, उस जज को कोई फर्क नहीं पड़ता जिसने संविधान की शपथ ली है, जिसकी आत्मा में और मस्तिष्क में संविधान है, उसकी छाप है। उसके लिए तबादले मैटर नहीं करते हैं। वो 8 तबादले हो चुके हैं उस जज के, उसको कोई फर्क नहीं है। अब दिल्ली के लोअर कोर्ट में एक जबरदस्त फैसला हुआ है। सिर्फ फैसले की बात नहीं कि कौन बरी हुआ और कौन दोषी करार दिया गया, बात फैसले के भीतर जो मैसेज है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे मोदी जी का जो लाडला चीफ है ईडी, वो कोलकाता जाने की तैयारी में था। चीफ साहब कोलकाता जाना था उनको, आईपैक्स वाला मामला निपटाना है, चुनाव है, ममता बनर्जी से भी दो दो हाथ करने हैं, राजभवन में मीटिंग करनी है, ईडी चीफ राज्यपाल से मिल रहा है राज्य से संबंध सुधारने के लिए। कल्पना कीजिए, इस देश में केंद्र राज्य संबंध या राज्य और राज्यपाल के संबंध, जो लोग भी इस समय देख रहे होंगे वो कल्पना कर लीजिए कि राज्यपाल से मिलने जा रहा है। क्यों? लेकिन जब अभी कोलकाता जाने के लिए ये लाडला चीफ बैग पैक कर रहा था, उसी समय दिल्ली में भरी अदालत में ईडी के गाल पर जोरदार तमाचा। अगर मैं कहूं कि राजनैतिक मोटिव को प्रमोट करने वाली, आगे बढ़ाने वाली और जमीन पर एग्जीक्यूट करने वाली ईडी नग्न हो गई तो गलत नहीं हो। राउज एवेन्यू कोर्ट के एक जज ने इनको पकड़ लिया कोर्ट में, एक एक चीज कि ये नहीं हो सकता, साफ साफ फैसलों में लिखा है, आप ऐसे समन नहीं देंगे, और फिर फैसला सुना दिया। मैं आपको हेडलाइंस कुछ दिखा दूं, फिर हम आगे इसके भीतर चलते हैं कि मैसेज क्या है। ये मैसेज बड़ा है। आप बंगाल में जब जा रहे थे ना, बंगाल में हम लोग बार बार जब चर्चा करते हैं तो हेमंत भाई एक बात कई बार कहे कि इससे एक जो मतलब ममता बनर्जी को लेकर के एक निगेटिव कैंपेन टाइप का बनाने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार होती है, लेकिन उस पृष्ठभूमि पर पुताई हो गई आज। लाइए हेडलाइन, लाइए हेडलाइन। ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल फिर साबित हो गया। ये ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल कोट अनकोट है, ये फिर साबित हो गया। केजरीवाल 2 मामलों में बरी। चलिए, यहां बात सिर्फ केजरीवाल की नहीं है, बात न्याय की है और ईडी के कार्यप्रणाली की है। ईडी साबित नहीं कर पाई कि केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े केस में अदालत ने क्यों दी राहत। जब भीतर इसका कुछ हिस्सा हम बता दें, आपको दिखा दें और फिर बाइटें सुनवा देंगे। ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है और इस पर कैसे कैसे आरोप लगते रहे, ये जानने से पहले जान ले कि कोर्ट ने क्या कहा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट परास दलाल की अदालत ने फैसला सुनाया
ये परास नहीं, पारस दलाल, गलत यहाँ पे लिखा है, पारस दलाल की अदालत ने फैसला सुनाया कि केवल पेश न होना जानबूझकर कानून की अवमानना नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि ईडी यह साबित नहीं कर पाई कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन की अवहेलना की है। ईडी कुछ भी नहीं साबित कर पाती, यहां भी नहीं कर पाई। चलिए आगे बढ़िए, आगे चलिए। अदालत ने फैसला दिया कि ईडी ने ईमेल से भेजे गए समन को सही तरीके से साबित नहीं किया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पीएमएलए में ईमेल से समन भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। सीआरपीसी में समन को फिजिकल रूप से देने और उसकी रसीद लेने की प्रक्रिया बताई गई है। अदालत ने कहा कि जब पीएमएलए में समन देने का तरीका साफ नहीं है तो ईडी अपना खुद का तरीका नहीं बना सकती, उसे सीआरपीसी के नियमों का पालन करना होगा। जब पीएमएलए में क्लियर नहीं है तो सीआरपीसी फॉलो करो। सब ज्ञानेश कुमार बन गए हो, जब मन करेगा बना लोगे व्हाट्सएप पर नियम, है एकदम मैच कर रहा है। अभी आगे हम चर्चा लाएंगे, वो भी अपने हिसाब से नियम बनाता है। ईडी ने 6 समन ईमेल से भेजे थे, 3 2023 में और 3 2024 में। अदालत ने कहा कि ईडी के गवाहों द्वारा पेश किए गए ईमेल सबूत सही नहीं थे, उनमें मैसेज आईडी, तारीख, समय जैसी जरूरी जानकारी नहीं थी। ये खेल हेमंत भाई पॉइंट नोट करिएगा, अभी आगे सब आपसे ही चर्चा होगी। ये जो है ना कि सबूत सही नहीं थे, ध्यान रखिएगा। आईपैक पे छापेमारी के बाद मेल कितने बजे आई थी, नोट करिएगा वो सब। जो सबूत कानून के तहत जरूरी है, अदालत ने इसे कानून के खिलाफ बताया। चलिए आगे चलिए जरा। अदालत ने एक बेहद अहम टिप्पणी की। इसने कहा कि जांच अधिकारी को याद रखना चाहिए कि जिसे समन किया जा रहा है वह आरोपी है और सबूत से पहले निर्दोष माना जाता है। किसी को सिर्फ संभावना या अनुमान पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हर व्यक्ति के लिए पवित्र है। बता दें कि केजरीवाल को शराब नीति मामले में 21 मार्च 24 को ईडी ने गिरफ्तार किया था, बाद में जमानत मिली। ये सब कथा सबको पता है। चलिए, तो पढ़ लिया हेमंत भाई, अब जरा वकील साहब को सुनवा देते हैं। भैया वकील की बाइट सुनवा दीजिए। को स्किप करने के मामले में आज फैसला आना था केजरीवाल जी और अमृता के खिलाफ, क्या रहा, क्या फैसला सुनाया कोर्ट ने? कोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस को कंसिडर करने के बाद द कोर्ट हैज एक्विटेड द अक्यूज्ड पर्सन। क्या ग्राउंड क्या दिया है सर, कुछ बोला कोर्ट ने, किस आधार पे? ये कहा है कि मटेरियल जो समन्स भेजे गए थे वो समन्स प्रॉपर्ली नहीं भेजे गए थे, इस वजह से उन्हें एक्विट कर दिया। क्या शिकायत थी ईडी की, उसके बारे में बता दिए। शिकायत ईडी की ये थी कि जो समन भेजे गए हैं वो समन की कंप्लाइंस नहीं हुई है सेक्शन 50 की, इसलिए कंप्लेंट दायर की गई। रिपोर्टरों को भी सड़क पे ही बाइट ले लेते हैं, आधा आवाज आती है आधा नहीं आती है। चलिए बंद कमरे वाली बाइट सुनवा देते हैं। आम आदमी पार्टी से बड़ी जीत बता रही है, तो वो सुन लीजिए जरा। आज अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सही साबित हुए और ईडी और भारतीय जनता पार्टी गलत साबित हुए। ईडी से जुड़े 2 मामलों में अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की अदालत ने बरी कर दिया है। बार बार ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को झूठे समन भेजे, बीजेपी के इशारे पर भेजे। केजरीवाल जी ने साफ कहा कि ये राजनीति से प्रेरित समन है, इन समन को हम पेश नहीं होंगे इसमें, और उसी को आधार बना करके ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया था कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे। आज उन दोनों केसेस में जो समन पर पेश न होने के लिए ईडी ने दर्ज किए थे, उन दोनों केसेस में दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल जी को बरी कर दिया है। यानी ये स्पष्ट हो गया कि ईडी के सारी कार्रवाई, ईडी के समन, ईडी के केसेस भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स का हिस्सा है, उनकी गंदी राजनीति का हिस्सा है। और अरविंद केजरीवाल जी उस दिन भी सही थे, आज भी सही हैं। आम आदमी पार्टी के किसी नेता के यहां से ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियां आज तक ना कोई सबूत कहीं से बरामद कर पाई, ना कोई पैसा कहीं से बरामद कर पाई, और सबको पीएमएलए के केसेस में जमानत मिल गई। मतलब सारे केस कमजोर हैं, एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए ये सारी गंदी राजनीति साजिश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी उस दिन भी सही थे, आज भी सही हैं, सत्यमेव जयते। अगर ऐसे ऐसे माफी मांगने लगे भाजपा वाले नेताजी, तो नरेंद्र मोदी को अभी 50 साल और रहना पड़ेगा इस धरती पर।
और 24 घंटा माफी मांगेंगे तब भी माफी पूरी नहीं पड़ेगी पूरी। खैर, अब चलते हैं हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, गजब है ना, जिस समन के तामील न करने पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है कि उस समन को जो है नहीं केजरीवाल ने रिस्पॉन्ड किया, उस पर गिरफ्तारी होती है, वो समन ही जो है अवैध है, वो समन देने का तरीका ही गलत है। और सबसे बड़ी बात, तरीके में जो बात कहा जज ने कि आप या तो जो है आपके पास पीएमएलए में कोई प्रावधान हो और नहीं तो फिर सीआरपीसी मानो है। ये ज्ञानेश कुमार हर एजेंसी में ज्ञानेश कुमार कैसे बैठ गए हैं कि व्हाट्सएप पर बने रात में नींद एक बार खुली पानी पीने के लिए तो पानी पिया और एक नियम बना दिया। ये कैसे चलेगा इस देश में? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो मामला है, इसको जो दिख रहा है ना, ये उससे कहीं आगे का है। अरविंद केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री अरेस्ट किया गया, ठीक। अपनी अरेस्ट से लेकर के और वो 156 दिनों तक जेल में रहे। 156 बीच में 21 दिन की उनको अंतरिम जमानत मिल गई थी, तो उस अवधि को आप घटा दीजिए। ये जो केस है कि सम्मान का सम्मान नहीं किया जाना, ये बेसिकली किस चीज के लिए? इसमें कोई सजा वजा नहीं होनी होती है, अलग से कोई सजा नहीं होगी। ये बेसिकली जो जब भी वो व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है उसके खिलाफ मेरिट पर डिस्कशन करने में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, केवल उसमें मदद मिलती है कि देखिए साहब, हमने इसको 5 बार सम्मन किए, 6 बार सम्मन किए, ये आदमी पेश नहीं हुआ, इसने जांच में सहयोग नहीं किया। तो उसमें होता है क्या आशीष भाई, इसका थोड़ा सा लीगल खेल है इसके अंदर कि मैंने आपको 5 मेल कर दिए और उसके बेसिस पे मैं कोर्ट को कह रहा हूं कि साहब देखिए ये मेरा वो नहीं कर रहे, सहयोग नहीं कर रहे जांच का। सम्मन तामील करने का, सम्मन को इशू करने का एक लेट डाउन प्रोसीजर है। अगर वो पीएमएलए में नहीं है तो सीआरपीसी में है। तो बहुत सारे ऐसे, आप प्रिवेंशन करप्शन एक्ट से लेकर के तमाम चीजों में आप देख लीजिए, हर एक चीज मेंशन नहीं होती है, ठीक। तो जब कोई चीज उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर नहीं है तो आप किस पे जाओगे? आप सीआरपीसी पे जाओगे। और सीआरपीसी के अंदर लेट डाउन प्रोसीजर है कि सम्मन कैसे सर्व किए जाएंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट से कैसे जाएंगे, वो नहीं मिले तो वहां पर चिपकाए कैसे जाएंगे, उसकी पिक्चर्स वगैरह का क्या होगा, अखबारों में कैसे दिया जाएगा, उसका एक लेट डाउन प्रोसीजर है पूरा, अलग अलग स्टेप्स के ऊपर। और आप क्या कह रहे हो कि साहब हमने मेल कर दिया था, बताइए आप। और पीएमएलए के अंदर वो नहीं है, तो पीएमएलए के अंदर नहीं है तो सम्मन मेल पे ही जारी करोगे, बाकी केसेस में भी करते हो क्या ऐसे? तो आप समझिए वो खेल क्या है। खेल है उस आदमी की कस्टडी को बंटवारा लगातार, उसको बेल ना मिलने देना। उसकी बेल में इस बात पे डंगा मिलेगा, हाईकोर्ट में आप जाओगे, जज साहब क्या पूछेंगे कि जी आपने, इन्होंने जांच में सहयोग किया, आप कहोगे साहब ये तो पेश ही नहीं हुआ, इसने सम्मन ही नहीं लिए, हमें तो अरेस्ट करके लाना पड़ा, सहयोग ही नहीं करता। तमाम बार आपने क्या देखा है कि आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब नहीं दिया, तो एजेंसियां वहां क्या कहती कोर्ट में, सर जांच में ये सहयोग नहीं कर रहा। तो जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी सारी बातों हाँ ना करने का मतलब या चुप रहने का अधिकार है उसका एक्यूज का, आप उसको ये नहीं कह सकते कि जांच का सहयोग नहीं कर रहा है। तो इस तरह की तमाम जो कमजोर दलीलें हैं, आजकल ये फैशन बन गई है आशीष भाई, हर जगह तमाम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन केसेस में देखोगे, अलग अलग उसमें देखोगे धाराओं में, हर जगह क्या कहेंगे कि इस एक्ट के अंदर तो फलानी चीज का प्रावधान ही नहीं है। तो सीआरपीसी तो कॉमन है भाई साहब, दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो तो कॉमन है। जब उस एक्ट में स्पेसिफिक कोई मेंशन नहीं है प्रोविजन का, तो आप वहां से लीजिए। तो बेसिकली जहां इनको सूट करता है वो कर लिया, जहां सूट नहीं करता तो वो कर लिया। तो इसमें बेसिकली था क्या कि 156 दिनों तक जेल में रह गए अरविंद केजरीवाल, तो दैट वाज एनफ फॉर देम, आई होप। और उसके बाद ये होना ही था। जो एसीजीएम थे साउथ राउज एवेन्यू कोर्ट के मिस्टर पारस दलाल, उन्होंने क्या कहा, ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ईमेल से सम्मन जारी करना वैध नहीं है, यह सीआरपीसी या पीएमएलए के तहत भी वैध नहीं है। तो जो बात एसीजीएम को पता है वो उनको नहीं पता क्या? उनको पता है अच्छे से। उनको वो काम किसी और पर्पज से करना था और वो पर्पज कथित तौर पर सर्व हो गया। जब आप एक सर्विंग मुख्यमंत्री को 5 महीने 6 दिन जेल में रखने में सफल रह गए, और क्या चाहिए था बताइए आप? भारतीय जनता पार्टी को तो यही चाहिए था ना, या इसके अलावा कुछ चाहिए था? अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी ये साबित करने में असफल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर सम्मन को दरकिदार किया। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और उन्हें आवागमन का मौलिक अधिकार प्राप्त था। अदालत ने माना कि सम्मन की विधिवत तामील करने को लेकर कानूनी चुनौती स्वीकार्य है। तो बताइए आप, अदालत ने कहा ईडी द्वारा न तो ईमेल के माध्यम से सम्मन की तामील साबित की गई है
और न ही पीएमएलए की धारा 52 के तहत किसी व्यक्ति को ईमेल के माध्यम से सम्मन जारी करने की प्रक्रिया कानून के अनुसार साबित हुई है। जज ने कहा, मान लीजिए कि इन सम्मन को साबित मान भी लिया जाए तो भी पूरी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है। पीएमएलए या दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी जिसका मैं जिक्र कर रहा था के तहत इस प्रकार की तामील का कोई प्रावधान ही नहीं है। बताइए आप मेरे ऊपर केस चलाए जा रहे हैं। तो देर इज समथिंग मोर दैट मीट्स द आई। और वो क्या था कि साहब ये तो सम्मन की वो नहीं कर रहे, बताइए। उसको गिरफ्तारी का आधार बनाना, फिर उसकी जुडिशियल को लंबी खिंचवाना, ये है सारा खेल। इस चीज को आपको देखना पड़ेगा और ऐसे ही काम चलता है। बेसिकली सारे का सारा अटैक किस पे है? अपोनेंट्स के ऊपर है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। या तो चुनाव सिर पे होता है या चुनाव आने वाला होता है या चुनाव चल रहा होता है। तो उन सारी चीजों को जब आप मिलाएंगे, फैक्टर इन करेंगे तो सारी चीज समझ में आएगी। प्लस आप ये देखिए कि पीएमएलए का कानून का जो प्रयोग हो रहा है उसकी सोचिए आप। मैं आपके घर आया और आपको पकड़ ले गए, 5 नए पैसे बरामद नहीं हुए, कोई मनी ट्रेल बरामद नहीं हुई, तो फिर पीएमएलए कैसे हुआ? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मनी तो चाहिए। तो किसी भी केस के अंदर, चाहे वो केजरीवाल का हो, चाहे मनीष सिसोदिया का हो, चाहे हेमंत सोरेन का हो, चाहे किसी का भी हो, कहीं कोई मनी ट्रेल मिली क्या? तो बिना मनी ट्रेल के आपने मुझे अरेस्ट कर दिया। तो ये बहुत सामान्य चीजें चल पड़ी है। और उनकी जो कस्टडी है उसको प्रोलॉन्ग कराने के लिए आपके जी हमारा सहयोग नहीं करते, हमारे सम्मान का सम्मान नहीं करते, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको वो नहीं करते। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया आशीष भाई आज की तारीख में। और फिर आप वाली बात बिल्कुल सही है जो आपने कहा कि एक एसीजीएम लेवल का अधिकारी इतने बड़े केस के अंदर इस तरह का फैसला दे रहा है, वास्तव में वो साधुवाद के पात्र है जज साहब। हाँ, वास्तव बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए। ऐसे यही जज बचाएंगे इस देश का संविधान। मैं बता रहा हूं आपको। ये आप जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं फिर कहते हैं वही बात, बार बार हम लोग हर दिन कहते हैं कि इनको लगता होगा कंटेम्प्ट कर रहा है। अरे भाई ठीक है, कर रहा है तो लटका दो ना, हम तो हाजिर हैं। आप लोग के फैसलों से इस देश में जो घनघोर निराशा व्याप्त होती है, ये कम से कम लोअर कोर्ट्स में बैठे हुए जज ये कई बार ये कम से कम कहते हैं ना, झरोखे से एक झिर्री से रोशनी, ये झिर्री से रोशनी दे रहे हैं ना कि नहीं नहीं संविधान बचाने के लिए है, कम से कम कुछ है, जितना क्षमता में है उतना हम करेंगे। तो वो है। खैर मैं आगे इससे बढ़ता हूं। ये मार्च 24 लोकसभा चुनाव के पहले केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अब ममता बनर्जी के यहाँ ये मतलब मैं फैसले को पहले जो है नॉर्मली फैसलों को नजीर पे, हालांकि जो है उच्च या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ही नजीर के रूप में देखा जाता है, लोअर कोर्ट्स के फैसलों को नजीर नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी एक पैटर्न जरूर सेट होता है कि चुनाव के पहले आप कैसे उटपटांग खेल करते हो, बिल्कुल नंगा नाच करते हो। ये नंगा नाच तो कम से कम लगाम अगर पैटर्न को ही फॉलो किया जाए तो अदालतें लगाम लगा सकती है ना। हालांकि ऊपर की अदालतों को लगेगा कि उनकी अवमानना है, नीचे की अदालतों से कैसे सीख लेंगे, नीचे की अदालतों से कैसे सीखें। अब देखिए आईपैक वाला मेल, यहाँ मेल ही का सब खेल है ना। आईपैक वाले मेल की टाइमिंग क्या थी हेमंत भाई? छापेमारी कितने बजे शुरू हुई थी? मेल कितने बजे का है? सब है ना, कुछ छिपा तो है। 6:30 बजे रेड शुरू हुई, 6:30 बजे रेड शुरू हुई आईपैक में। और जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा के दौरान आया, जो टीएमसी के वकील ने बताया, उन्होंने बताया कि साहब कई घंटे के बाद 11:30-12 बजे के आसपास ऑफिशियल मेल आया है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए, दैट्स ऑल। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात है। 6:30 बजे रेड शुरू हुई, 11:30 बजे मेल आ रहा है। अरे टाइम मशीन इन सबको बनवा लेना चाहिए, कम से कम टाइम मशीन में पीछे जाके मेल कर पाए। और नहीं तो योगी आदित्यनाथ से ट्रेनिंग लें। योगी आदित्यनाथ के यहाँ आपको पता है कि नहीं, अभी जो शंकराचार्य को दूसरा नोटिस जारी हुआ, वो पहले नोटिस से पहले की तारीख में दूसरा नोटिस जारी हुआ। आप समझ लीजिए, पहला नोटिस जब जारी हुआ, सेकंड नोटिस उससे पहले जारी हुआ। उसको जाकर के उनके कैंप के पीछे चिपका दिया गया कि कह देंगे देखो पीछे हम चिपका चले गए थे। तो या तो वहीं जाकर ट्रेनिंग ले लो, जो बेशर्मी में तो कोई कमी है नहीं आप लोगों के। ये कुल मिला जुला करके इस फैसले ने ईडी को एक बार फिर, ऐसा नहीं पहली बार, ढिठाई आपको देखना होगा कि कितनी जबरदस्त है। एक बार फिर से ईडी की कार्यशैली को, ईडी के राजनीतिक जो है नियत को, मंशा को
उस सबको उजागर किया है। क्या इससे ईडी के बढ़ते कदम थमेंगे हेमंत जी? ईडी के नहीं बढ़ते अजीत कदम, भाई विश्वगुरु बनते हुए कदम, जो विश्वगुरु बनने के लिए बढ़ रहे हैं, वो थमेंगे? नहीं नहीं, देखिए अभी तो पूरे शवाब पर है पूरी कार्रवाई, और ईडी हाँ। एक इंटीग्रल पार्ट है इस सत्ता, वन नेशन वन लीडर कायम रखने में। ईडी का एक हम्म। महत्वपूर्ण रोल है, इसको आप मना नहीं कर सकते। जिस भी हम्म। प्रदेश के अंदर आपको एक उधार का सिंदूर, आपके पास अपना काडर तो बहुत राज्यों में नहीं है, तो जिस भी राज्य में उनको जरूरत होती है तो उधार के सिंदूर की व्यवस्था भी की जाती है। कौन करते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो नहीं माने उनका कैसे उपचार किया जाता है वो भी सारे देश को पता है कैसे किया जाता है। और अभी तो आप आज की बात करें तो कल रात को राहुल नवीन पहुंच गए थे कलकत्ता, और इस समय जब मैं और आप ये बात कर रहे हैं इस समय, तो वो अपने सीजीओ कॉम्प्लेक्स है कलकत्ता के अंदर, वो उन सारे अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं बैठ करके, जो उस दिन आईपैक की रेड में शामिल थे। पूरा घटनाक्रम को समझ रहे हैं, तमाम केसेस की प्रोग्रेस पूछ रहे हैं, किसमें क्या स्टैंडर्ड स्टेटस है, और वो सारी चीजें। लेकिन ईडी के डायरेक्टर का कलकत्ता पहुंचने की अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूसेंस वैल्यू है, हमने पहले भी चर्चा की थी, इसकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत है। अगर राहुल नवीन चाहते तो इस सारे काम को, ये सारा रिव्यू दिल्ली में बैठ के ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस रोज होता है, कोई खास बात नहीं। लेकिन उनके जाने के मायने बड़े स्पष्ट है, बहुत ही सरल है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं समझना। उसका एक साइकोलॉजिकल मैसेज है, उससे केंद्र की प्रायोरिटीज का पता लगता है कि बंगाल किस तरीके से उनकी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है। बंगाल का चुनाव ऑब्वियसली, और तो क्या ही बंगाल का होगा। तो ओवरऑल जो राहुल नवीन का वहां जाना, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो उनका शेड्यूल है वो गवर्नर से मिलना है। वो गवर्नर से मिलेंगे या नहीं इस बारे में तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इनिशियली उनका था कि वो गवर्नर से मिलेंगे। अगर वो गवर्नर से मिलते हैं तो मान करके चलिएगा तृणमूल को केंद्र सरकार पर अटैक करने का एक और मौका मिल जाएगा कि भाई तुम वहां आए हो तो गवर्नर से क्या मतलब है मुलाकात का, वहां तो तमाम लोग आते ही हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और सारी चीजें। तो गवर्नर का ऐसा क्या हुआ ना, तो कोई प्रोटोकॉल की चीज है ऐसी कि भाई नहीं वहां गए तो फिर तो सीएम से ही मिलो, तो वो चीज तो है नहीं। तो अगर ये वहां गवर्नर से मिलते हैं तो मुझे लगता है इस पे एक नई रार और खड़ी हो जाएगी। जहां तक आपने बात की ईडी का जलवा अभी तब तक कायम रहेगा जब तक उसके पास ये पीएमएलए एक्ट के तहत इस तरह की जो अनकंट्रोल्ड पावर्स है ना, जिनके ऊपर किसी का कोई चेक नहीं है, जब चाहे किसी को उठा लो, जब चाहे जो कर दो, तब तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। अनलेस एंड अनटिल सुप्रीम कोर्ट उस पूरे मामले को, जिसमें वो जस्टिस खानविलकर करके गए थे खेल, अगर उसको दोबारा रिव्यू नहीं करते हैं, तब तक ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। खानविलकर साहब को नई अपॉइंटमेंट मिल गई थी, वो आनंद में है। तो आनंद में खानविलकर आनंद में है, तब भी थे अब भी हैं, इसीलिए तो होता है। और अब सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगी? ये कानून ले आएंगे भाई, कानून ले आएंगे। सुप्रीम कोर्ट आदेश में नीचे लिख देगी कि इस पर आप कानून ला सकते हैं। बस लिखा था ना चंद्रचूड़ ने, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले जो है पैनल के लिए कानून बना ले, बस बना लिया कानून मोदी जी ने, इशारा था कानून बना लो। खैर, एक बात आखिरी, मैं जुडिशरी पे ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, जुडिशरी पे ही आप सोचिए, जस्टिस मुरलीधर दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट में आधी रात में जब दंगाइयों पर, और वो दंगाई जो सत्ता पक्ष से जुड़े थे उन पर शिकंजा कसा, तो जस्टिस मुरलीधर निपटा दिए गए। खैर, जस्टिस मुरलीधर की रीढ़ इतनी सीधी थी कि आज भी जस्टिस मुरलीधर के सामने लोग झुकते हैं। जस्टिस मुरलीधर को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है, आपको पता, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो जो इंटरनेशनल एक पीस गाजा वगैरह के लिए बना है, उसको उसकी जिम्मेदारी जस्टिस मुरलीधर को दी गई है। देखिए जो है, अगर न्यायविद की रीढ़ सीधी हो ना तो दुनिया उसके सामने झुकती है। उसके बाद जस्टिस अतुल श्रीधर आपने देखा, जो सुप्रीम कोर्ट आते अपनी वरिष्ठता जो उनकी थी उस हिसाब से उनको 8वें नंबर पर पहुंचा दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मैं नीचे आऊं तो जस्टिस जो है, ये जो सीजेएम संभल ट्रांसफर कर दिया, फैसला नहीं हजम हुआ तो डिमोशन कर दिया। लेकिन जस्टिस शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में खड़ा होकर के देश को बहुसंख्यकों के हिसाब से चलाने का इरादा जताने वाला जस्टिस आज भी कायम है। जस्टिस यशवंत वर्मा बाल न बाका कह सके जो जगबैरी हो, नोट जले नोट मिले, कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाया, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये उदाहरण इस देश के जुडिशरी के को मनोवैज्ञानिक रूप से
कितना प्रभावित करेगा। बड़ा क्लियर है कि जो लोग, जो जज लोअर कोर्ट से लेकर के और टॉप तक जो न्याय को बचा रहे हैं, न्याय को महिमा मंडित कर रहे हैं, उनका तो मानमर्दन हो जा रहा है, और जो संविधान को किनारे रख करके मनुवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका महिमा मंडन हो रहा है, वो सुरक्षित है, उनका कोई बाल नहीं बांका कर पा रहा है। ये इस देश की जुडिशरी को, क्योंकि ये देखिए एग्जाम्पल सेट हो रहा है हेमंत भाई, ये एग्जाम्पल सेट हो रहा है। अच्छे फैसले सुनाने वाला, कानून के मुताबिक चलने वाला जज साइड, ट्रांसफर, डिमोशन, ये कितना घातक है जुडिशरी की। नहीं आशीष भाई, देखिए तो आपने बहुत अच्छा किया, सारे उदाहरण दे दिए। इस सारे के बीच में भी तमाम जज, जस्टिस पारस दलाल, जज जो अभी एसीजीएम थे इस मामले में, इसमें पारस दलाल ने फैसला किया ना केजरीवाल का। और आज की ताजा सबसे बड़ी खबर आपको बताऊं, जब हम ये रिकॉर्डिंग खत्म कर रहे हैं, आपको पता है महाराष्ट्र हाईकोर्ट के अंदर सिंगल जज है जस्टिस माधव जामदार। उन्होंने कल किस तरीके से वहां के जो शिवसेना का एक मंत्री है, उसका बेटा 51, भरत गोगावले, उसका बेटा विकास गोगावले और भतीजा, वो दोनों 51 दिन से फरार थे और एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट में आए थे। तो जज ने कल क्या क्या कहा, वो एडवोकेट जनरल को, महाराष्ट्र के सीएम को बिल्कुल बताया कि उनके पास कोई ताकत ही नहीं बची है क्या, यही कानून का राज है क्या। और उन्होंने कहा कि कल सुबह जब मैं इस केस की हियरिंग करूं, उससे पहले विकास गोगावले को सरेंडर करना होगा। और दर्शकों को बता दूं कि विकास गोगावले और उसके भाई का, चचेरे भाई का सरेंडर हो गया है। ऐसी बात नहीं है आशीष भाई, जज है, जज है, ताकत भी है, सारी बात है। मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा कि कैसे मुख्यमंत्री है वो, ये महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, और ये मंत्री जिसका बेटा फरार है वो मंत्री कैसे है। और पूरे की पूरी व्यवस्था को उन्होंने चौराहे पे खड़ा कर दिया जिस तरीके से। और आप परिणाम देख लीजिए, मंत्री का बेटा जो 51 दिन से फरार था, वो अभी जब मैं और आप बात करें उससे पहले उसका सरेंडर फाइल हो चुका है। तो ऐसी बात नहीं है। आपने देखा जस्टिस मुरलीधर थे ना, जो आतंकियों की बहन कहा गया कर्नल कुरैशी को, वो जज साहब की बदली होगी बेचारों की, उनके साथ जो भी गत बनी, उनकी सीनियरिटी सारा कुछ हो गया, लेकिन फैसला दिया ना उन्होंने। तो ऐसी चंद लाइटें बची हुई हैं इस देश के अंदर। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो हमारा दो काम है, जो लोग गलत कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना, और जो ठीक कर रहे हैं उनका अप्रिशिएट भी करना। तो बिल्कुल जस्टिस तो जो वहां पे जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ, जस्टिस दलाल ने किया, ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीजें हैं। लेकिन इससे एक बात बड़ी साफ होती है कि सब कुछ वैसा नहीं हो गया आशीष भाई, अब भी आशा की किरण है, सब कुछ अभी नहीं निपटा है। ये एक अच्छा है, ये शुभ संकेत है, और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, ये और मैं और आप तो यही कह सकते हैं। जस्टिस जामदार की आपने चर्चा कर दी, तो मैं बता दूं एक लाइन में, फिर चर्चा खत्म करेंगे। कल जब सुनवाई हुई तो अग्रिम जमानत के लिए, तो उसमें क्या हुआ, पुलिस ने कहा कि हम लगातार तलाश रहे हैं सर, वो मिल ही नहीं रहा है, फरार है वो। और एक उनके बाप जो भरत गोगावले जो मंत्री है, उसके तरफ से जो आया, उसने कहा कि मैं अपने बेटे के संपर्क में हूं, बेटा मेरे संपर्क में है। बस उसी पे जस्टिस जामदार भी फंस गए। कह बताओ, वो अपने बाप के संपर्क में हो, तुम 51 दिन से खोज कहां रहे हो? होनोलुलु में, मैंने होनोलुलु नहीं बोला था, हम बोल रहे हैं, वो खोज कहां रहे हो भाई? मतलब पूरे संसार में बेवकूफ बना दे तुम लोग उतारू हो। बताओ, बाप बेटे के संपर्क में हो, तुम कह रहे हो मैं 51 दिन से खोज रहे हैं। गए का मंत्री से पूछने कहां है तुम्हारा बेटा? भाजपा कार्यकर्ता बन करके काम करेगी, पुलिस और एजेंसियां तो, न्यायपालिका चुपचाप बैठी रहे। न्यायपालिका में ऐसे ही जस्टिस जामदार, जस्टिस पारस, सीजीएम संभल, ऐसे ही जजों की जरूरत है। जस्टिस मुरलीधर, जस्टिस अतुल श्रीधर, ऐसे जजों की जरूरत है। जस्टिस नागरत्ना, जस्टिस उज्जवल भुइया, जस्टिस अभय अशोका, जस्टिस अमानतुल्ला, जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह, ये ऐसे जज की चाहिए। खैर, हमें इजाजत दीजिए, नहीं तो इसे गिनाते रहेंगे हम। हमारा तो रोज का काम है, तो इजाजत दीजिए। हमारा रोज का काम है, इसलिए रोज का काम बढ़ता जा रहा है। आप लोग जग नहीं रहे, जग जाएंगे तो हमारा काम हल्का हो जाएगा। तो हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।